हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2023 का मेंस का जो पेपर था क्लास 10th का उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये जो 11th क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है इसमें से पहले आप फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और जो ये क्लास इंटरवल है इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास मार्क दे रखा है। सिर्फ तो क्लास मार्क बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखी है। तो सबसे पहले है लेस देन 10। मैं आपको बता दूं कि ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये आपको CF दे रखा है। ये क्या दे रखा है? CF। और यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। तो लेस देन 10 को हम लिख सकते हैं 0 से 10। लेस देन 20 को लिख सकते हैं हम 10 से 20। लेस देन 30 को लिख सकते हैं हम 20 से 30। ऐसे ही लेस देन 40 को लिख सकते हैं 30 से 40। लेस देन 50 को लिख सकते हैं 40 से 50। और लेस देन 60 हो जाएगा हमारा 50 टू 60। अच्छा, CF हमें दे रखा है 3, 12, 27, 57, 75 और लास्ट में दे रखा है हमें 80। आप भी एक बार चेक कर लेना। अब हमें F निकालना है, तो F कैसे निकालेंगे? तो CF की मदद से ही F निकालेंगे। तो CF में सबसे ऊपर 3 है तो ये 3 ही रहेगा। अब 12 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो यह 9 हो गया। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा, तो ये हो गया 15। 57 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 30 आएगा। 75 में से 57 को माइनस करेंगे, ये शायद 18 आएगा, आप चेक कर लेना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये पता है कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है 30। आपको पता है इसको F1 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, इसको नीचे वाले को हम F2 बोलते हैं। वैसे इतना करने की जरूरत हमें है ही नहीं। अब आप देख सकते हैं जो 30 है इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 30 से 40। तो इसका मतलब है जो C ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास है वो 30 to 40 है। अब हम 12th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ये रहा हमारे पास एक कोन, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। हमें इसकी हाइट दे रखी, मतलब ये 24 दे रखा है और रेडियस दे रखा है 7। तो अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है πr/l। तो हमें यहाँ पर ये L निकालना पड़ेगा, जो कि स्लैंट हाइट होता है। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है कि L² इक्वल होता है h² प्लस r²। h यहाँ पर 24 है तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। r यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 576 प्लस 49, और दोनों को सॉल्व करोगे तो 625 आएगा। तो इसका मतलब है L इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो हमें L मिल चुका है 25। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख लेते हैं। R हमारे पास 7 है और L हमारे पास कितना है? 25। ये इससे कैंसिल हो गया, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो 550 आएगा, जो C ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तरीके हमारे पास कई सारे हैं।
एक तरीका तो ये है कि अगर आपको ग्राफ में परफेक्ट है तो ग्राफ के बेसिस पर भी आप ये कर सकते हैं बिना किसी डिस्टेंस फॉर्मूले के भी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला, चलो वैसे ही कर लो क्योंकि वो हिसाब ज़्यादा सही होगा आपके लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आपको ये पता है, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम x1 नाम देते हैं, इसको हम y1, इसको हम x2 नाम देते हैं, इसको y2। तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। x1 की जगह आप देखें 0 है और x2 की जगह देखें -2√5 है, यहाँ पुट करेंगे तो +2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही y1 पुट करेंगे तो वो है 2√5, आप देख लें y1 कहाँ है, और y2 हमारे पास कितना है 0, तो ये 0 का स्क्वायर। अब 0 प्लस 2√5 होता है और 2√5 का स्क्वायर करोगे तो ये 20 आएगा। ऐसे ही 2√5 माइनस 0 2√5 होता है तो 2√5 का स्क्वायर हो गया 20। 20 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास 40। और 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो ये दो 2 जो है एक 2 के हिसाब से बाहर निकाल लेंगे तो 2√10 आ गया। तो 2√10 जो है वो हमारा आंसर है। तो ये 13th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हम 14th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। आपको ये दो जीरोस दे रखे हैं और आपको कहा है कि इनमें से कौन सा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ये दोनों जीरोस हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला पता है। तो क्योंकि हमें यहाँ दो जीरोस दे रखे हैं तो इन दोनों जीरोस को अल्फा बीटा की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो चार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो दो जीरोस होंगे। तो एक का नाम अल्फा मान लेता हूं, एक का नाम बीटा, मतलब इसका नाम मैं अल्फा मान लेता हूं, इसका नाम मैं बीटा। अब इनको अल्फा बीटा की जगह अगर मैं पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह हो जाएगा -2/3 प्लस बीटा की जगह हो जाएगा हमारे पास 2/3, बाहर एक्स है प्लस अल्फा बीटा, अल्फा है -2/3, बीटा हमारे पास है 2/3। अब यहां पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा हिस्सा 0 आ गया। तो ये पूरा हिस्सा 0 आ गया, तो अब क्या बचा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4/9। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लेना भी चाहूं नहीं भी लेना चाहूं बात ही एक ही है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये तो तुम्हारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि 5 आ रहा है, इसमें बीच में प्लस आ रहा है, तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास 4/9 आ रहा है, यहाँ पर 9/4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करेगा, पर आपको दिख रहा होगा ये तो मैच ही नहीं कर रहा। तो मैं फिर भी आपको एलसीएम लेके बता दूं, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9x² -4/9। अब आप इसको और इसको मैच करेंगे, तो हाँ ये भी मैच नहीं कर रहा। हाँ, तो ये जो डी ऑप्शन है ये आंसर होना चाहिए हमारा, क्योंकि इसके अंदर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर रहा है हमारा। मैं फिर से समझा दूं कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके क्या दिखाया, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 9x² -4/4 ये सॉल्व करके दिखाया। अब बारी बारी से आप इसके साथ मैच करें, देखिए ये है, ये तो मैच नहीं कर रहा। इसको देखें बीच में प्लस है तो ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो एकमात्र जो है डी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। आप बोलेंगे बाहर तो 5 है, यहाँ तो बाहर 5 है नहीं। देखिए सिर्फ आप क्या करें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सिर्फ उतने हिस्से को देखें, बाकी कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। चलिए अब हम 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन में कहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब आपके पास कोई डेटा है, उसमें आप हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर 3 से बढ़ा देते हो, उसमें 3 बढ़ा देते हो, तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बताना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक डेटा है 2, 3, 5, 7 और ये है मेरे पास 11। जैसे एक 1 भी ठीक है, इतना ले लिया हमने। मैं पहले इसका मीन निकालता हूं, आपको एक एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। इसका मीन निकालता हूं, तो ये मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और कितने हैं टोटल, ये 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये 8 9 10, ये 17, ये 28 आ गया। तो हमारा आंसर आ रहा है 28/5। और अगर मैं यहां पर मीन निकालता हूं, मतलब 28 को 5 से डिवाइड करता हूं, तो ये शायद 5.6 आएगा। आप डिवाइड करके एक बार चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 इंक्रीज करते हैं तो नया मीन कितना होगा वो हमें चेक करना है, उसी हिसाब से आंसर आएगा। मैं सब में 3 बढ़ा देता हूं, इसमें अगर 3 इंक्रीज कर दूं मैं तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 3 बढ़ा दूं, नहीं इसमें 3 बढ़ा दूं तो ये 5 हो जाएगा। अगले वाले में 3 में 3 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा। अगले वाले में 3 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। फिर अगले वाले में 3 ऐड कर दूं तो 10 हो जाएगा। अगले वाले में 3 ऐड कर दूं तो 14 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं रहेगा, उतनी ही है। तो अब हमें ये चेक करना है क्या होगा। इन सबको ऐड करता हूं, ये हो गया 11, 19, ये 29, और अब ये 14 के साथ ऐड कर दे रहा हूं 29 और ये 14, तो ये हमारे पास आ गया 43/5 आ गया। तो यहां पर इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 8.6 आ रहा है। तो देखिए पहले जो मीन था वो ये था, अब जो मीन है ये है। दोनों मीन को माइनस करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, आपको ये याद भी रखना है कि हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ अगर आप 3 बढ़ा देते हो, 3 इंक्रीज करते हो, तो जो मीन भी है वो कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल वेज हैं, मेरे को एक तरीका यही लगा आसान, तो इसीलिए मैंने इसी से बता दिया आपको। बहुत सारे और भी तरीके हैं इस चीज को समझने के। चलिए अगला आते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। आपको पता है इन दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ऑलवेज 1 होता है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो P और Q के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो ये हमारे पास वो रिलेशन है। ये तो डायरेक्टली था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.06। मतलब किसी लॉटरी में वो फर्स्ट प्राइज जीत जाए, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया। अब कहा है कि जो 6000 टिकट्स हैं वो बेचे गए, तो हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, उसने कितने टिकट्स खरीदे। मान लेते हैं लड़की ने X टिकट खरीदे, और क्योंकि जितने भी उसने टिकट खरीदे उसके हिसाब से वो फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है, तो लड़की के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट, तो ये है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। पर क्वेश्चन में ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 दे रखी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से पॉइंट हटा लूंगा, 1 2 ये कैंसिल हो गए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 480 आ गया। तो इसका मतलब है कितने टिकट्स खरीदे उसने, 480 टिकट्स खरीदे, जिसके बेसिस पे वो जीती है। अच्छा, इसमें लिखा है 18th क्वेश्चन में कि 20 पीपल है जिसमें से 5 जो है वो स्विम नहीं कर सकते।
तो 20 में से 5 जो है वो स्विम नहीं कर सकते, इसका मतलब है बाकी 15 लोग जो है वो स्विम कर सकते, तैर सकते हैं। कहा है इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम। आपने रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट किया और पता लगाना है कि वो स्विम कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्विम कर सकते हैं, 15, और नंबर ऑफ पर्संस कितने हमारे पास यहाँ पर 20, तो ये 5 से कट जाएंगे, ये 3 से कटेगा और ये 4 आ जाएगा, तो 3/4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर। तो हमारे पास अब 19th क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है, लिखा है असर्शन रीजन वाला है। असर्शन दे रखा है कि पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड द लाइन 3x + 2y = 4। इसका मतलब ये है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे समझा रहा हूं कि आपसे कहा है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, y एक्सिस और इस लाइन का। मतलब y एक्सिस में एक बार जरा ग्राफ में भी दिखा दूं आपको, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, ये आपका y एक्सिस है और ये जो लाइन है वो ये लाइन ये है। तो तुमसे कहा है कि y एक्सिस और जो लाइन गिवन है आपको 3x + 2y = 4, दोनों जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,2। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके लिए आप देखें इसमें 0,2 दे रखा है, तो 0,2 यहां पुट कर दें, तो 3 × 0 + 2 × 2 = 4। तो सॉल्व कर रहे हैं तो 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस और इस लाइन का, तो इसका मतलब असर्शन आपका ट्रू है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या कहा है इन्होंने, रीजन क्या दे रखे हैं इस चीज का, इस चीज का इन्होंने रीजन दे रखा है कि ये जो आपके पास 0,2 है इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, ये रहा x एक्सिस। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, जो कि ट्रू है। पर क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए रीजन तो दोनों, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला है दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये है 9 + 4, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका है 13। तो हाइपोटेन्यूज आ गया √13। तो अब आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल है इनकी 3 साइड्स, एक साइड 2 आ गई, एक साइड 3 दे ही रखी है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया, √13। तो पहली स्टेटमेंट है जो असर्शन है उसमें लिखा है जो ट्रायंगल ABC है उसका जो पेरीमीटर है वो रेशनल नंबर है। तो मैं क्या करता हूं, पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी तीनों साइड्स को जोड़ता हूं, तो 2 + 3 + √13, और ये हमारे पास आ जाता है 5 + √13। तो आप देख सकते हैं कि 5 + √13 एक इरेशनल नंबर है, मतलब पेरीमीटर एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनका आप स्क्वायर करें और फिर सम करें तो वो रेशनल नंबर आएगा, ये ट्रू है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूं, 2 और 3 ले लेता हूं, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं, इनका क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, और फिर स्क्वायर करके मैं इनका सम भी कर रहा हूं, तो आप देखिए मुझे कितना आंसर मिल रहा है, 13 मिलता है, जो कि ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आया। तो 2 रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका जो डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ये आपका
डी ऑप्शन होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बच्चों हमने 2 वीडियोस में जो है पूरे के पूरे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे।